गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सपनों के से दिन पढ़ा रही थी। लेखक है गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह पंजाबी भाषा के लेखक थे। इनका जन्म 10 जनवरी 1933 को उनके ननका गांव भैनी फत्ता जिला बरनाला में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जगत सिंह और माता का नाम था निहाल कौर। वे पंजाब के जैतो गांव के रहने वाले थे और उनके 3 भाई और 1 बहन थे। घरेलू कारणों की वजह से उन्हें बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी पुश्तैनी बढ़ई में उनके पिताजी कारपेंटर का काम करते थे तो वो भी करने लगे। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी उनकी थी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। और कहा जाता है कि जब अपने कॉलेज में जो प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, बड़ी मेहनत की है, उच्च विद्या हासिल करके यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हुए तो अपना ही उपन्यास उनको पहले पढ़ाने का मौका मिला और इस प्रकार अंत में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद पे रहते हुए प्रोफेसर पद से ही अवकाश ग्रहण किया। ग्रामीण परिवेश का ज़्यादा उल्लेख है और पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित बहुत पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और उनका बलवंत कौर के साथ विवाह हुआ। उनके घर में एक बेटा और बेटी हुई और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2016 को हो गया। और पढ़ा रही थी कि बचपन में क्या होता था, जब इन लोग क्या गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी तो शुरू में जब क्लास लगता था, क्लास लगने के बाद गर्मी की छुट्टियां 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी तो शुरू में वो लोग क्या करते थे, आखिरी दिन और पहले दिन में बहुत फ़र्क होता था। पहले 2 सप्ताह तो खूब खेल कूद होते थे। हर साल माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। नानी वहाँ खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी और उनका कम खाने और बोलने के तरीके पे बहुत खुश होती थी। अपने पोते पोतियों को भी बोलती थी इन्हीं की तरह बोलने के लिए। और जिस साल ननिहाल वो लोग नहीं जाते थे उस साल क्या करते थे कि मंडी जो उनका था वहाँ पे तालाब था, वहाँ चले जाते थे, कपड़े उतार देते थे, पानी में कूद जाते थे और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते थे। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ के उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत के गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर मैंने कह रहे कि गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ, माने गीला शरीर होता था, रेत गर्मी का दिन था, गर्म रहता था, अपने शरीर को उसी में लपेटते थे, फिर भागते थे, फिर ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते थे और रेत को पानी से फिर रेत के गंदले माने गंदा मटमैले पानी से साफ कर फिर टीले को फिर से पानी से रेत को साफ कर फिर टीले के ऊपर छलांग लगाने के लिए भाग जाते। याद नहीं ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पाँव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता। बोले कि याद नहीं आता था। 5-10 बार करते, 15-20 बार करते, लेकिन तालाब में कूदकर ऐसे हाथ हिलाते थे जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। परंतु 1-2 साथी को छोड़कर किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पाँव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढाढ़स बांधते। पर बहुत क्या होता था, हिलाते हिलाते पैर हाथ हिलाते अंदर गहरा पानी में चले जाते थे तो बाहर आने के लिए भैंस, क्योंकि वहाँ तालाब में क्या होता था कि भैंसें भी स्नान करती थी, भैंसें भी रहती थी या बच्चे भी मस्ती करते थे। इस तरह के वो दिन थे तो भैंस भी नहाते रहती थी तो भैंस का पूँछ पकड़ कर वो लोग, भैंस का सींग या पूँछ पकड़ कर जो लोग पानी में गहरे पानी में चले जाते तो उनके दोस्त सलाह देते थे कि भैंस के सींग या पूँछ पकड़ के बाहर आ जाओ और उन्हें धीरज धराते हौसला बनाने की कोशिश करते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने वाली है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे। हम जब कूदते थे तो तालाब का गंदा पानी मुंह में चला जाता था, उससे खांसी आ जाती थी। कई बार हम लोग को ऐसा लगता था कि सांस रुक रही है, परंतु किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता।
मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते, बोले कि फिर छुट्टियाँ धीरे धीरे बीतने लगती और वो लोग क्या करते थे, दिन गिनने लगते थे, प्रत्येक दिन डर, क्योंकि छुट्टियों में काम नहीं होता था, काम उनका कंप्लीट नहीं हुआ रहता था, छुट्टियाँ बीतती जाती, इसलिए डर उनका बढ़ता जाता। खेल कूद उनको तालाब में नहाना भी धीरे धीरे भूलने लगता, क्योंकि उनको याद आता कि मास्टरों को होमवर्क देना है। मास्टर ने जो भी छुट्टियों में करने को लिए काम दिए उसका हिसाब लगा, मैंने टीचर लोग जो छुट्टी में काम दिए होते उनका हिसाब लगाने लेते, कैसे कैसे काम कंप्लीट करेंगे। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते, मन में हिसाब लगाते, यदि 10 सवाल रोज किए जाए तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ। उन्हें कह रहे कि गणित के टीचर जो होते थे वो 200 कम से कम क्वेश्चन देते थे। मन में ये लोग हिसाब लगाते थे कि यदि 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते थे तब छुट्टियाँ सिर्फ 1 महीना ही बाकी रहती थी। एक एक दिन गिनते, 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी रोज आसानी से निकाले जा सकते। मैंने एक एक दिन ऐसे गिनते रहते तो और 1 महीना का 10 दिन बीत जाता, 20 दिन खाली बाकी रहता, तो और डर पिटाई का बढ़ने लगता, परंतु पिटाई का डर भुलाने के लिए सोचते रहते कि 10 का क्या बात है, 15 सवाल भी रोज आसानी से किया जा सकता है। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियाँ कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़, यानी कि ऐसा हिसाब लगाते, ऐसे जोड़ते घटाते रहते तो छुट्टी और कम होने लगती, जैसे भागने लगती, दिन क्या होता और छोटा लगने लगता था। इस तरह उन लोग को लगता था जैसे सूरज भाग रहा है, भागकर दिन में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे क्या होता था, दिन छोटे होते लगते थे, मैंने स्कूल का भय, मैंने दिन लगता था सूरज बहुत जल्दी डूब रहा है, बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जा रहा था, ऐसे ऐसे स्कूल का लोग को डर बढ़ते जाता था। हमारे कितने सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता होमा हुआ करता था। बोले कि बहुत सारे इनके दोस्त ऐसे भी थे, क्लासमेट ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करना से ज़्यादा अच्छा उनको लगता था कि टीचर से पिटाई खा लेंगे, वो ज़्यादा उनको सस्ता लगता था कि इतना मेहनत कौन करने जाए। हम जो इन लोग क्या करते थे, पिटाई से बहुत डरते थे, तो उन बहादुरों को, माने उन बहादुर बच्चों की तरह ही सोचने लगते कि काश हम लोग भी ऐसा करते, हम लोग भी मास्टरों से पिटाई खा लेते तो हमें भी पढ़ाई करनी नहीं पड़ती। इस समय उन लोग का नेता कौन हुआ करता था, उमा। एक लड़का था जो पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता था, वो भले पिटाई खाना उसको पसंद हुआ करता था, उसका नाम उमा था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में से उन जैसा कौन था, कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग अलग था, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। मैंने ये लोग क्या करते थे, सभी दोस्त उमा के बारे में सोचते कि उन जैसा, उमा के जैसा सोचने पर भी दूसरा लड़का नहीं था। उमा की बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग जो है एकदम अलग था। उसकी शक्ल सूरत, मैंने सब चीज़ करने का तरीका अलग से, उसका शक्ल सूरत भी एकदम अलग था। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने, 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, और भी अजीब बातें कह रहा कि उसका सिर कैसा था, हांडी के जैसा था। मटका जो होता है उसका जिससे बड़ा सिर, उसके ठिगने कद का, मैंने वो ठिगना बहुत नाटा था, छोटे कद का था। 4 बलिष्ठ, मैंने बीता के सिर पर, मैंने सिर पर, शरीर पर ऐसा लगता था बिल्ली के बच्चे पर, मैंने इतना ठिगना शरीर था उसके ऊपर। उसका सिर देखने में लगता था कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला, इतना बड़ा सिर रहता था, उसकी आँखें नारियल की जैसी थी, और बंदरिया के बच्चे जैसा उसका चेहरा था। जो उमा था उसका वर्णन किया गया है, जो बदमाश था, जो मास्टरों से मार खाना उचित समझता था, पढ़ाई नहीं करता था, उसका मटका जैसा बड़ा सिर था, और उसका एक बित्ता का शरीर था, और शरीर पर जो सिर ऐसा लगता था कि बिल्ली के बच्चे पर नारियल रखा हुआ है, तरबूज रखा हुआ है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखें थी, बंदरिया के बच्चे जैसा दिखने में लगता था। लड़ाई वह हाथ पाँव से नहीं, सिर से किया करता था।
और जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती पर मार देता, उसे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से थे। मैंने लड़ाई हाथ पैर से नहीं करता था, छोटा था, ठीक ना था, सिर से करता था। और सांड की भांति फुकारते हुए, सांड मतलब बैल के जैसा होता है, सिर झुकाकर वो क्या करता था, किसी के पेट में या छाती में मार देता तो उसके दुगने माने उसके डबल ट्रिपल शरीर वाले बच्चे भी ना, लड़के भी पीड़ा तकलीफ से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता था किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। मैंने कहा कि उन लोगों को डर लगता था कि वो माथा से अगर मारता है पेट में तो छाती का जो चेस्ट का जो रिब होता है, वो रिब पसली उसको हिंदी में बोलते हैं, वो तोड़ नहीं जाए। उसके सिर का टक्कर मैंने सिर से जो मारता था उसका नाम सबने रेल बम्बा रखा था। कोयले से चलने वाले इंजन की भांति, कोयले से चलने वाले जैसे इंजन बहुत भयंकर होता है, उसी प्रकार उसका सिर भी बहुत भयंकर था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर जी श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिट लटकी रहती थी। बोला कि अपने स्कूल के बारे में लेखक बता रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे स्कूल में 9 ही कमरे थे, 9 रूम थे। अंग्रेजी के अक्षर माने अंग्रेजी के एच की भांति बने हुए थे रूम। जो दाईं और पहला कमरा माने राइट साइड में जो फर्स्ट कमरा था, फर्स्ट रूम था, हेडमास्टर श्री मदन मोहन, हेडमास्टर का नाम क्या था, मदन मोहन शर्मा जी का था। उनके दरवाजे के आगे चिक एक तरह का पर्दा होता है, वो पर्दा उस तरह का मोटा सा पर्दा हमेशा लटका रहता था। स्कूल की प्रेयर के समय वो बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े। तो मैंने स्कूल के प्रार्थना के समय बाहर आते थे और सीधा लड़का लो बच्चा लो सीधा पंक्ति में खड़े रहते थे, तो उनको देखकर वो गोरे रंग के थे तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता था। सब टीचर जो है लड़कों की तरह कतार बांधकर लाइन में उनके पीछे खड़े रहते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है। मैंने मास्टर प्रीतम चंद ही केवल थे जो पीटी लड़कों की कतारों मैंने उन लोगों के पीछे खड़े हो कर यह देखते रहते थे कि कौन लड़का कतार में ठीक से है या नहीं ठीक से। पीटी करने वाले बच्चों के पीछे खड़े रहते थे। प्रीतम चंद पीटी टीचर थे और देखते थे कौन बच्चा ठीक से खड़ा है, कौन ठीक से नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के को ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता कि आगे पीछे खड़े लड़कों की बीच की दूरी भी एक सी। यानी उनकी घुड़की मतलब धमकी भरी डांट धमकी भी देते थे, डांटते भी थे, लात गुस्से भी मारते थे। तो उनके धमकी डांट से और लात गुस्से से भय से सभी लड़के कतार में एकदम लाइन से खड़े रहते थे और पहला और आखिरी लड़के को ध्यान रखते, सीधे कतार में कोशिश करते थे हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहें और सीधी कतार के साथ सीधे लाइन के साथ इन्हें यह भी ध्यान देना पड़ता था कि लड़कों की दूरी भी एक समान माने 1 हैंड डिस्टेंस जैसे आप लोग खड़े होते उसी तरह एक समान दूरी से लड़के खड़े होते। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता, पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष कर मैंने सभी लड़के सभी बच्चे वो पीटी सर से बहुत डरते थे क्योंकि उनके जैसा सख्त उनके जैसा स्ट्रिक्ट टीचर किसी ने नहीं देखा था न सुना था। कोई भी बच्चा अपना सिर इधर उधर घुमा दे या पाँव उठा के दूसरा पाँव के पीछे वाला जगह को खुद पिंडली जो होता है पीछे मांसल जो जगह होता है पैर के घुटने के पीछे उसको बोलते हैं, खुजनाने लगता तो क्या करते थे पीटी सर उस बच्चे के ऊपर बाघ से झपक पड़ते थे। और खाल खींचना मुहावरा है, दंड देना बहुत अधिक मारना पीटना माने खाल खींचने के मुहावरे को माने खाल खींचना किसे कहते हैं वो सही रूप में सामने दिखा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी में लेकिन पीटी सर जितने सख्त थे हेडमास्टर शर्मा जी उसके उल्टे स्वभाव के थे और क्लास 5 क्लास 8 में अंग्रेजी पढ़ाएगा। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो।
चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। मतलब एक बच बोल रहा है लेखक कि हमारे में से किसी को माने कोई बच्चा को याद नहीं है कि 5वीं श्रेणी माने 5वीं क्लास के बच्चों को किसी गलती के कारण हेडमास्टर शर्मा जी को चमड़ी उधेड़ना जो है बिल्कुल ऐसा शब्द था, क्योंकि हमेशा पीटी सर मारते थे तो उनको चमड़ी उधेड़ना पड़ता। जैसे मिडिल स्कूल का नाम, वो अपने स्कूल का नाम सुबह शाम हमेशा याद रखते थे, हमेशा मिडिल स्कूल का नाम जबान पे रहता था, उसी तरह चमड़ा उधेड़ना भी उनके लिए वैसा ही शब्द था। अधिक से अधिक गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत मार देते और मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा कर हंसते थे। फिर चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाए। मैंने ज़्यादा हेडमास्टर शर्मा जी गुस्सा होते तो क्या करते, बहुत जल्दी आँख झपकाने लगते थे, अपने लंबे हाथ की उंगली उल्टा करके हाथ को एक चपत धीरे से एक चाटा मार देते थे। और लेखक तो सबसे कमज़ोर था, शरीर में देखने में सबसे कमज़ोर था, उस तरह कमज़ोर वाले को भी सिर झुकाकर मुंह नीचा कर किए हंस देते थे। मैंने लेखक इतना कमज़ोर था, फिर भी हेडमास्टर जी मारते थे तो उनका मार देखकर वो हंस देता था। वह चपत वो मार उन लोग को बहुत प्यारा लगता था। जैसे नमकीन और पापड़ी वो लोग ख़रीद के खाते थे, 1 पैसे की 2 आती थी जो उनको बहुत पसंद आती थी, बहुत खाने में मज़ा आता था। उसी तरह हेडमास्टर शर्मा जी भी जब मारते थे तो उनको मज़ा आता था, उनको खुशी होती थी, लगता था कि वो नमकीन और पापड़ी खा रहे हैं। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों में रहने से स्कूल, मैंने बोला कि इतना होने के बावजूद हेडमास्टर शर्मा जी इतना प्यार करते थे, इतना प्यार पाने के बावजूद स्कूल हमारे लिए कभी भी ऐसा नहीं था कि हम जो है खुशी से स्कूल जाएं। पहली प्ले ग्रुप से लेके या नर्सरी क्लास से लेके 4था क्लास तक 5-7 लड़कों को छोड़कर सिर्फ 5-7 लड़के खुशी स्कूल जाते थे, सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि लेखक को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया गया। बोले कब अच्छा लगता था उनको स्कूल, जब स्काउट परेड का अभ्यास हो करते थे। पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा कर इन लोग का 1 2 3 करते थे और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, हवा में लहराते फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल। स्कूल उस समय जब अच्छा लगता है, स्काउट में जाते थे ये लोग झड़ी नीली पीली झंडी लेके 1 2 3 कहते थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं झंडी करवाते थे, हवा में लहराती झंडियों को पीटी सर फड़फड़ाते हुए खाकी वर्दी तथा गले में रुमाल के साथ अभ्यास किया करते। जब स्काउट का अभ्यास करते थे उनके गले में रंग बिरंगे रुमाल होती थी, 2 रंग की रुमाल होती थी, हाथों में नीली पीली झंडी होती थी, 1 2 3 करते थे, खाकी वर्दी पहनते थे। उस समय उस स्थिति में स्कूल उनको अच्छा लगा। मैंने कहने का मतलब कि स्कूल उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाहर का चीज़ जैसे कि बच्चों को खेलने को दिया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिया जाता है तो स्कूल अच्छा लगता है। उसी प्रकार इनको भी जब स्काउट का अभ्यास किया जाता था तो इनको स्कूल अच्छा लगता था। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक, इसके आगे कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित